Hello students, this is Amit Tiwari, your economics teacher, and in today's video lecture of statistics, we will study the limitations of statistics and importance of statistics in economics. सबसे पहले लिमिटेशन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला लिमिटेशन है स्टैटिस्टिक्स का, वो ये है कि ये सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट्स की स्टडी करता है, स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। Statistics studies only such facts which can be expressed numerically, and it does not study qualitative phenomena like honesty, friendship, wisdom, health, etc. तो स्टैटिस्टिक्स में हम सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट्स की स्टडी करते हैं, हम क्वालिटेटिव फेनोमेना या क्वालिटेटिव फैक्ट्स की स्टडी नहीं करते हैं। स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली, और स्टैटिस्टिक्स में हम सिर्फ एग्रीगेट्स की स्टडी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ कि क्लास 11th के इकोनॉमिक्स के टीचर की सैलरी 50,000 पर मंथ है, तो दिस विल बी जस्ट अ फैक्ट दैट अ टीचर अर्न्स 50,000 रुपीज़ पर मंथ। बट क्या मैं इस फैक्ट से कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ? नहीं। कोई एनालिसिस कर सकता हूँ? नहीं। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया या किसी पर्टिकुलर स्टेट में या कंट्री में जितने भी टीचर्स हैं उनकी सैलरी मुझे पता करनी होगी, और उसके बेसिस पे मैं कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकता हूँ कि टीचर्स की सैलरी में रीजनल डिफरेंसेस क्या हैं, किस स्टेट में टीचर्स को ज़्यादा सैलरी मिलती है, किस स्टेट में टीचर्स को कम सैलरी मिलती है। तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हर एक स्टेट के टीचर्स की सैलरी का डेटा हमारे पास अवेलेबल होगा। तो ये जो भी सेट ऑफ डेटा होगा वो हमारे लिए एक स्टैटिस्टिकल फैक्ट होगा, और इसकी मदद से हम कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो तीसरी लिमिटेशन है वो ये है कि स्टैटिस्टिकल डेटा का होमोजीनियस होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हेट्रोजीनियस डेटा है तो हम कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे। अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस से क्या मतलब है? होमोजीनियस का मतलब सिमिलर इन नेचर, और हेट्रोजीनियस मतलब कि डिफरेंसेस, अलग अलग नेचर के अलग अलग बिहेवियर के डेटा का होना वो हेट्रोजीनियस डेटा कहलाएगा, और एक ही तरीके के डेटा का होना वो होमोजीनियस डेटा कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, 3 स्टूडेंट्स हैं और तीनों के बीच में हमें कंपैरेटिव स्टडी करनी है, लेकिन डेटा हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि पहले स्टूडेंट का एज दिया हुआ है, दूसरे का हाइट दिया हुआ है, तीसरे का वेट दिया हुआ है। तो क्या हम कोई कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं? इसमें नहीं कर सकते हैं। एक सटीक कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए हमें होमोजीनियस डेटा की ज़रूरत पड़ेगी, या तो तीनों का एज दिया हो, या तीनों का हाइट दिया हो, या तीनों का वेट दिया हो। तो हम यहाँ पे कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं कि इन तीनों में से किसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, अगर हाइट दिया है तो एज किसकी ज़्यादा है अगर एज दिया हो, और वेट किसका ज़्यादा है अगर वेट दिया हो। तो अगर होमोजीनियस डेटा है तो हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं। हेट्रोजीनियस डेटा के केस में हमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने में डिफ़िकल्टी आएगी, या हम कर ही नहीं सकते। जो चौथी लिमिटेशन है वो ये है कि रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। और रिज़ल्ट जो होता है, जो भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का कंक्लूजन निकलता है, इंटरप्रिटेशन, वो सिर्फ एक एवरेज वैल्यू तक ही ट्रू होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ कि इंडिया में पर कैपिटा इनकम ₹50,000 है पर एनम, तो इससे ये मतलब निकलेगा कि हर एक इंडिविजुअल की सैलरी 50,000 नहीं होगी। किसी की 2 लाख भी हो सकती है, किसी की 3 लाख हो सकती है, किसी की 10,000 भी हो सकती है, तो किसी की 30,000 भी हो सकती है। तो ये जो पर कैपिटा इनकम हमने निकाला है, ये एक एवरेज वैल्यू है, जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है, जो कि हर एक की सैलरी को रिप्रेजेंट करता है। जो नेक्स्ट लिमिटेशन है वो ये कहता है कि विदाउट रेफरेंसेस रिजल्ट में प्रूव टू बी रॉन्ग। अगर हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं है तो हमारा रिजल्ट गलत भी सिद्ध हो सकता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि 2 बिजनेस कंसर्न्स हैं। पहला जो है क्लॉथ से रिलेटेड बिजनेस है, और दूसरा पेपर से रिलेटेड बिजनेस है। तो तीनों बिजनेसेस का हम
पिछले 3 साल का प्रॉफिट ट्रेंड देखेंगे। तो अगर हम क्लॉथ के बिज़नेस की बात करें तो इसमें प्रॉफिट ट्रेंड कुछ ऐसे है कि पहले साल 1,000 रुपये का प्रॉफिट है, दूसरे साल में 2,000 का और तीसरे साल में 3,000 का, यानी कि ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट का जो फिगर है वो बढ़ रहा है। लेकिन अगर मैं पेपर इंडस्ट्री की बात करूं तो पहले साल में 3,000 का प्रॉफिट है, दूसरे में 2,000 का, तीसरे में 1,000 का। तो इस तरीके से पेपर बिजनेस का प्रॉफिट जो फिगर है वो घट रहा है। लेकिन अगर मैं दोनों का एवरेज निकालूं तो दोनों का एवरेज 2,000 रुपीज़ आएगा। तो एवरेज तो सही है, लेकिन अगर हम सर्कमस्टांस देखें या एक्चुअल जो है कंडीशन हम देखें तो हमें पता चलेगा कि एक का जो प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है और दूसरे का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर घट रहा है, लेकिन एवरेज दोनों का सेम आ रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ एवरेज को देख के कंक्लूज़न अगर हम निकालते हैं, बिना किसी रेफरेंस के अगर हम कंक्लूज़न निकालते हैं तो हमारा कंक्लूज़न गलत हो सकता है। जो नेक्स्ट लिमिटेशन है वो ये है कि स्टैटिस्टिकल स्टडी कैन बी परफॉर्म्ड ओनली बाय एन एक्सपर्ट। तो स्टैटिस्टिकल स्टडी जो भी स्टडीज़ हम करते हैं या रिसर्च से रिलेटेड जो भी हम काम करते हैं उसके लिए एक एक्सपर्ट का होना ज़रूरी है। एक्सपर्ट का मतलब क्या कि वो सारे टूल्स और टेक्निक्स को जानता हो, तो वही स्टैटिस्टिकल स्टडी कर सकता है, बाकी कोई लेमैन नहीं कर पाएगा। और नेक्स्ट लिमिटेशन ये है कि इट इज़ प्रॉन टू मिसयूज़। तो मिसयूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज़ वेरी कॉमन। Statistics may be used to support our pre-drawn conclusion even when it is absolutely false. Now we will study the importance of statistics. Statistics का क्या importance है इकोनॉमिक्स में? पहला importance quantitative expression of economic problem. जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनको हम क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, if it is the problem of unemployment, we make it quantitative expression stating that 20% of the India's working population is unemployed, or that between the year 1995 to 2010, the percentage of unemployed working population has tended to increase from 18% to 9.4%. तो इस तरीके से हमने एम्प्लॉयमेंट को क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस कर दिया है। हमने ये बताया कि इंडिया का जो भी वर्किंग पॉपुलेशन है उसका 20% अनएम्प्लॉयड है, और 1995 से 2010 के बीच में जो परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड वर्किंग पॉपुलेशन है वो 18% से 9.4% इंक्रीज कर रहा है। नाउ इंटरसेक्टोरल एंड इंटरटेम्पोरल comparisons. The economic do not stop merely at the quantitative expression of the problems. They would try to further comprehend it through intersectoral or intertemporal comparisons. From intersectoral comparisons, we mean comparison across different sectors of the economy. Thus, analyzing the problem of unemployment, the economist would like to know the magnitude of unemployment across rural and urban sector of the economy. अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि स्टैटिस्टिक्स की मदद से हम इंटरसेक्टोरल और इंटरटेम्पोरल कंपैरिजंस कर सकते हैं। इंटरसेक्टोरल से मतलब ये है कि अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इकॉनमी में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, और उस अनएम्प्लॉयमेंट को अगर हम सेक्टर वाइज डिस्क्राइब करें, सेक्टर वाइज डिवाइड करें, तो हम स्टैटिस्टिक्स की मदद से सेक्टर वाइज डिवाइड कर सकते हैं। लाइक कि रूरल एरियाज़ में और अर्बन एरियाज़ में कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, और दोनों में कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़ अर्बन एरियाज़ में अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मैग्नीट्यूड है। तो इस तरीके से हम इंटर सेक्टोरल कंपैरिजन्स कर सकते हैं। दे वुड लाइक टू नो the what percentage of rural population is unemployment compared to the urban population. तो intertemporal comparison means understanding of change in the magnitude of problem over time. और intertemporal का मतलब temporal से related है, timeline। तो किसी प्रॉब्लम के मैग्नीट्यूड में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितना चेंज आया है, इसको भी हम स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। The next importance of statistics in economics is that with the help of statistics, the economist would be able to work out the cause and effect relationship. कि कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है
तो उसके पीछे क्या कॉज हो सकता है और उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है इकॉनमी पे, इसकी स्टडी हम स्टैटिस्टिक्स की मदद से कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक स्टैटिस्टिक्स है, एक डेटा है जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि डिमांड जो है इकॉनमी में वो डिक्लाइन कर रही है। तो जब डिमांड डिक्लाइन कर रही है तो उसका इन्वेस्टमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो स्टैटिस्टिक्स की स्टडी से हमें ये पता चल सकता है कि डिमांड के घटने से इन्वेस्टमेंट श्रिंक करेगा, इस इन्वेस्टमेंट कम होगा। तो इस केस में अब गवर्नमेंट को क्या करेक्टिव पॉलिसीज़ या क्या मेजर्स अडॉप्ट करना चाहिए जिससे कि डिमांड के लेवल को इंक्रीज़ किया जा सके, जिससे कि फर्दर इन्वेस्टमेंट भी इकॉनमी में बढ़े और आउटपुट भी बढ़े। तो इस तरीके से कॉज और इफ़ेक्ट रिलेशनशिप की स्टडी हम स्टैटिस्टिक्स की मदद से कर सकते हैं और किसी भी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थियरीज और इकोनॉमिक मॉडल्स। विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स वी कैन कंस्ट्रक्ट इकोनॉमिक थियरीज और इकोनॉमिक मॉडल्स। सो इकोनॉमिक थियरी क्या होता है? बेसिकली इकोनॉमिक थियरी जो होता है एक इस्टेब्लिश्ड स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप होता है दो स्टैटिस्टिकल सेट ऑफ डेटा के बीच में, जो कि हमें कुछ कंक्लूजन्स भी प्रोवाइड कराता है और वो बहुत ही सिग्निफिकेंट होता है इन इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। द वेल नोन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स डिमांड। तो प्राइस ऑफ कमोडिटी और उस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशंस होता है, यानी कि ये क्या है, एक स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप है जो कि हमें एक इकोनॉमिक थियरी प्रोवाइड करता है। इसमें ये बताया जाता है कि जब भी किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज़ करती है तो उस कमोडिटी की डिमांड घटती जाती है, यानी कि इनवर्स रिलेशन होता है, प्राइस बढ़ने से डिमांड घटती है। तो ये एक इकोनॉमिक थियरी है और ये थियरी हम कैसे इस्टेब्लिश कर पाए? विद द स्टडी ऑफ सर्टेन सेट ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। हमने किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस के ट्रेंड को देखा कि किस तरीके से प्राइस इंक्रीज़ कर रहा है और उसका इफ़ेक्ट उस कमोडिटी के डिमांड पे क्या पड़ रहा है, इसके ट्रेंड को भी हमने स्टडी किया। तो हमने देखा कि इनके बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है कि प्राइस बढ़ने से डिमांड घटती जा रही है, हमने ये ऑब्जर्व किया। तो हमने एक थियरी को कंस्ट्रक्ट किया जिसको कि हम डिमांड थियरी बोलते हैं और ये एक इकोनॉमिक थियरी है। तो विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स वी कैन कंस्ट्रक्ट इकोनॉमिक थियरीज ऑल्सो। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। Economics do forecasting through statistical study. By the term forecasting, we do not mean some astrological prediction. We only mean to assess and ascertain the future course of certain events which are of economic significance. Thus, on studying the behavior of price level over several years, the economist can make statistical forecasting about the likely trend or pattern of the price level in the near future. This helps us in future planning. तो इकोनॉमिक फोरकास्टिंग से मतलब ये है कि हम किसी पर्टिकुलर ट्रेंड की स्टडी करके आगे आने वाले सालों में, आगे आने वाले टाइम में वो कैसा ट्रेंड रहेगा इसकी स्टडी कर सकते हैं या इसकी फोरकास्टिंग कर सकते हैं। जैसे कि पिछले 4-5 सालों का किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस लेवल को हम स्टडी कर रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि उसमें 10% to 15% के बीच में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो आगे आने वाले कुछ और सालों की फोरकास्टिंग भी हम कर सकते हैं कि आगे आने वाले समय में प्राइस में कितना वेरिएशन आएगा, किस परसेंट से प्राइस बढ़ेगा। तो इस तरीके से हम इकोनॉमिक फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं और इसकी मदद से हम जो है फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़। स्टैटिस्टिक्स की मदद से गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी फॉर्मुलेट करती है। स्टैटिस्टिकल डेटा की मदद से गवर्नमेंट ये स्टडी करती है कि टैक्स पे करने की इंडिविजुअल्स की क्या कैपेसिटी है, इंस्टीट्यूशंस की क्या कैपेसिटी है और गवर्नमेंट को रेवेन्यू की क्या रिक्वायरमेंट है। तो इस हिसाब से टैक्सेशन सिस्टम में डिफरेंट पॉलिसीज़ गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है और उसको एग्जीक्यूट करती है। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। So what is economic equilibrium? It is a state of balance for the producer
or the consumer, where the producer finds that his profits are maximum or where the consumer finds that his satisfaction is maximum. इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम वो स्टेट है जिस स्टेट पे प्रोड्यूसर को ये पता चलता है कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम है या कंज्यूमर को ये पता चलता है कि उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम है.